अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जोन। आज हम CS 606 का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 9 में हमारे पास जो चीज़ है वो है DFA मिनिमाइजेशन। आपको याद होगा कि अभी तक हमने देखा कि हमें एक रेगुलर एक्सप्रेशन जब दे दी जाती है तो उससे हम NFA तैयार करते हैं, फिर हम उस NFA को किसी एल्गोरिथम के ज़रिए से फिर हम उसका DFA तैयार करते हैं और फिर उस DFA की हम मिनिमाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास प्रोसेस है वो है DFA मिनिमाइजेशन का, यानी कि आपके पास एक DFA अब तैयार हो गया। अब आपने क्या करना है कि कोशिश करनी है कि वो मिनिमाइज हो जाए, एक आपके पास उसकी छोटी फॉर्म आ जाए जिसे आप इजीली यूज़ कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए जो एल्गोरिथम यूज़ होता है उसे हॉपक्रॉफ्ट एल्गोरिथम कहा जाता है। जितने भी एल्गोरिथम है मैंने हर एक के जब भी कोई कन्वर्जन की है उसके साथ आपको जो है एल्गोरिथम्स के नाम बताए थे वो आपने ज़रूर याद रखने हैं। तो यहाँ पे आपको याद होगा जो हमारे पास DFA तैयार हुआ था लास्ट लेक्चर में वो कुछ इस तरह का था। अगर आप देखें तो यहाँ पे A, B और C, D, E सारी स्टेट्स अलग-अलग हैं। यहाँ जब उन्होंने मिनिमाइज़ किया है तो इसमें क्या किया है कि आपकी A और C की स्टेट को इकट्ठा कर दिया है। अब उन्होंने यहाँ पे A और C की ही स्टेट को क्यों इकट्ठा किया, तो इसके लिए अगर हम लास्ट वाले लेक्चर की इसको देखें तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि जो A था, A से हम कहाँ जा सकते हैं, B पर। ठीक है, एक चीज़। और ये तो A से हम डायरेक्ट B पे चले गए, लेकिन अगर हम A से C पे जाएं तब भी हमने B पे ही वापस जाना है। ये इनडायरेक्ट है लेकिन लेके हमें ये वाला पाथ भी B पर ही जाता है। तो यानी कि A और C का पाथ जो है दोनों B पे जाते हैं। तो अगर हम A और C को इकट्ठा लिख दें तो भी वो हमें B पर ही लेके जाएंगे। तो इसलिए इसको जो है मिनिमाइज करके A और C को यहाँ पे इकट्ठा कर दिया गया है और ये जो है आपका पाथ जो है डायरेक्ट B तक चला गया। तो इस तरह यहाँ पे DFA मिनिमाइज किया हुआ है। DFA मिनिमाइज किया है और इसके साथ आपको जो है एल्गोरिथम बताया हुआ है कि कौन सा एल्गोरिथम है जो हमारे DFA को मिनिमाइज कर देता है। और बस इसमें और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। तो नीचे यहाँ पे हमारे पास एक पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है, यहाँ दोबारा बता देती हूँ कि वो कहते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होती है, यानी कि एक लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज आप चाहते हैं कि इस लैंग्वेज के हमने टोकन्स बनवाने हैं, तो उस लैंग्वेज का आपको पहले जो है वो स्कैनर तैयार करवाना पड़ेगा। तो वो स्कैनर बनाने के लिए हमने सोचा था कि हम कोई ऐसी चीज़ बना लेते हैं कि जो ऑटोमेटिकली स्कैनर भी बना दे। तो उस ऑटोमेटिकली स्कैनर के लिए हमें जो है वो DFA चाहिए था, यानी कि जिसे हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन कहते हैं। ठीक है, ये हमने CS 402 के लेक्चर में पढ़ा था कि ये हमारे ऑटोमेटिक जो चीज़ें होती हैं उनके लिए यूज़ होता है। तो यहाँ हम यही चाह रहे हैं कि हमारा जो स्कैनर है वो ऑटोमेटिकली तैयार हो जाए, तो उसके लिए हमें DFA बनाना है। लेकिन हम किसी भी एल्गोरिथम के साथ जो है वो डायरेक्ट किसी लैंग्वेज के लिए DFA नहीं बना सकते। सबसे पहले तो हमें उस लैंग्वेज की रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड करनी पड़ेगी, यानी कि यूँ समझ लें कि उस लैंग्वेज की ऐसी एक छोटी से छोटी फॉर्म जिससे हम उस लैंग्वेज को बना सकें, क्रिएट कर सकें। ठीक है, तो वो उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगी। फिर हम उस रेगुलर एक्सप्रेशन से एक एल्गोरिथम के ज़रिए NFA तैयार करेंगे। फिर NFA के बाद हम एक और प्रोसेस में DFA तैयार करेंगे और फिर अगले प्रोसेस में हम उस DFA को मिनिमाइज़ करेंगे। अब ये हमारा जो DFA है जब मिनिमाइज हो जाएगा, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गया, अब हम इसे यूज़ करेंगे। अब हम करेंगे क्या काम इससे, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि हमने इसे जो है वो बनाना है, लेकिन हमने करना क्या है इसका, हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो भी स्ट्रिंग होगी वो स्ट्रिंग हम यहाँ इसके अंदर एंटर करेंगे और ये हमें सारा प्रोसेस करके यहाँ पे हमें बताएगा कि ये स्ट्रिंग आपकी लैंग्वेज की है या नहीं है। अगर आपकी लैंग्वेज की होगी तो उसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर वो आपकी लैंग्वेज की नहीं होगी तो उस स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको एरर शो कर दिया जाएगा। लेक्सिकल एनालाइजर्स जो होते हैं हमारे पास, यानी कि जिन्हें हम स्कैनर्स भी कहते हैं, वो भी बिल्कुल यही काम करते हैं। यही सारा प्रोसेस जो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि किसी लैंग्वेज को लेते हैं, उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन से सारा प्रोसेस करके DFA बनाते हैं और फिर उस DFA से हर स्ट्रिंग को गुजारते हैं और फिर हमें बताते हैं कि वो जो आपकी स्ट्रिंग है वो लीगल है या इलीगल है और फिर उसके टोकन्स बना देते हैं। ठीक है, यही काम वो कर रहे होते हैं। इसमें सिर्फ चेंजिंग इतनी सी होती है क्योंकि इन्होंने मल्टीपल टोकन्स बनाने होते हैं, इसलिए इनके पास जो हैं
मल्टीपल रेगुलर एक्सप्रेशंस होती हैं मल्टीपल टोकन्स बनाने के लिए, ठीक है। ये सिर्फ एक रेगुलर एक्सप्रेशन पे काम नहीं कर रहे होते, इनके पास बहुत सारी आ रही होती हैं जिनसे ये मल्टीपल टोकन्स बना रहे होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि पूरी एक स्ट्रीम जो है वो एज अ इनपुट लेते हैं कैरेक्टर स्ट्रीम, और फिर उसके जो है टोकन्स जो है वो सीक्वेंस की फॉर्म में एज आउटपुट हमें दे देते हैं। तो क्या करना होता है लेक्सिकल एनालाइजर ने, यानी कि स्कैनर ने, दो चीज़ें करनी होती हैं। सबसे पहले तो एक वर्ड फाइंड करना होता है आपकी पूरी स्ट्रीम में से, और फिर उस वर्ड की टाइप बतानी होती है। तो अब ऐसा है कि ये कोई 3-4 लफ्ज़ों का तो प्रोग्राम होता नहीं है कि जो इसे जल्दी से सॉल्व कर लिया जाए। ये तो आपका जो प्रोग्राम होता है वो बहुत लंबा होता है। तो हमने कुछ ऐसी चीज़ बनानी है जो हमारे लॉन्गेस्ट टोकन को रिकॉग्नाइज कर सके, लॉन्गेस्ट टोकन जो है वो हमें जो है वो ढूंढ के दे सके, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर यूज़ करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो लेक्सिकल एनालाइज़र है ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए, ठीक है, और हमें वो जो लंबे टोकन की बात कर रहे हैं वो भी हमें मिल जाए। तो उसके लिए दो जनरेटर हम यूज़ करते हैं लेक्सिकल एनालाइज़र को जो क्रिएट करते हैं हमारे लिए। वो एक होता है एफलेक्स और दूसरा होता है जेलेक्स। एफलेक्स जो है ये सी या C++ में यूज़ किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ लेक्सिकल एनालाइज़र को जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाए। एफलेक्स जो है ये और भी बहुत सारी जगह पे यूज़ किए जाते हैं। एक्चुअल में जब ये बना था तो इसका नाम लेक्स था। उसके बाद इसमें काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट की गई, और इम्प्रूवमेंट्स के बाद जो है इसकी स्पीड फास्ट हो गई, और उस फास्ट के एफ़ को यहाँ यूज़ किया जाता है जिसकी वजह से इसे एफलेक्स कहा जाता है। और उसके बाद हमारे पास दूसरा जो है वो जेलेक्स होता है, यानी कि ये जावा की फॉर्म में लिखा हुआ है और जावा में ही इसे यूज़ करते हैं। इनमें हमने करना क्या है कि दो चीज़ें हमने इन्हें देनी है। एक तो रेगुलर एक्सप्रेशन देनी है, ठीक है, और दूसरा हमने इन्हें ऐसे रूल्स देने हैं जिनकी मदद से ये हमें वो लॉन्गेस्ट टोकन जो है जिसकी हम बात कर रहे थे वो हमें ढूंढ के दे दें, ठीक है। तो हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं एफलेक्स की, यानी कि हम इसी डिटेल से देखेंगे एफलेक्स को। तो आखिर एफलेक्स में करते क्या है, एफलेक्स होता क्या है। तो इससे मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है कि एक ये हमारे पास समझ लें कि ये हमारे पास एफलेक्स है। इसके अंदर हम इसका नाम लिख देते हैं कि ये हमारे पास जो है ये एफलेक्स है, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास एफलेक्स है तो हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले इसे एक इनपुट फाइल देते हैं। जो इनपुट फाइल है वो हमारे पास .l की फॉर्म में होती है। आपको पता होगा जैसे .doc की जो फॉर्म होती है वो हमारे पास वर्ड की फ़ाइल होती है। .cpp की जो फ़ाइल होती है वो हमारे पास जो है वो कोडिंग वाली फ़ाइल होती है जिसे हम डेव C++ में रन करवा लेते हैं। इसी तरह ये जो हम एफलेक्स को फाइल देते हैं वो हमारे पास .l की फॉर्म में होती है। और एफलेक्स क्या करता है कि इस फाइल को लेता है, इस फाइल को प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद हमें जो फाइल प्रोवाइड करता है, जो आउटपुट फाइल प्रोवाइड करता है वो .cpp की फॉर्म में होती है, ठीक है। ये काम करता है एफलेक्स। मतलब एफलेक्स ने करना क्या है कि एक लेनी है फ़ाइल, उसको प्रोसेस करना है, उसका स्कैनर जनरेट करना है, और हमें स्कैनर जो है वो आउटपुट की फॉर्म में दे देना है। और वो जो स्कैनर होगा वो .cpp की फॉर्म में फ़ाइल होगी उसकी, और जो हम इसे फ़ाइल देंगे वो .l की फॉर्म में होगी। अब हम बात करते हैं कि जो हमने इसे फ़ाइल देनी है .l की फॉर्म में, उस फाइल के अंदर आखिर क्या होगा, ठीक है। तो जो हमने फाइल इसे प्रोवाइड करनी है उस फाइल के जो हैं वो आप समझ लें कि 3 हिस्से होंगे, 3 सेक्शंस होंगे उसके। सबसे पहला सेक्शन जो है उसमें क्या होगा कि उसके अंदर आप डेफिनेशंस लिखेंगे, यानी कि अपनी C या C++ जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं उसकी डेफिनेशंस लिखेंगे, एफलेक्स की डेफिनेशंस लिखेंगे। जो भी आपने डिफ़ाइन करनी है चीज़ें वो आप पहले सेक्शन में लिखेंगे। उसके बाद आप जो है 2 दफ़ा जो है वो परसेंटेज का साइन लगाएंगे। 2 दफ़ा परसेंटेज साइन लगाने का मतलब है कि पहला सेक्शन ख़त्म हो चुका है, आप अगले सेक्शन में आ गए हैं। अगले सेक्शन में आप अपने टोकन्स जो हैं उनको डिफ़ाइन करेंगे, और जितने भी एक्शंस हैं आपके पास आप उनको डिफ़ाइन करेंगे। जैसे कि हम एक्शन की एग्जांपल लें तो अगर आप फाइनल स्टेट पे पहुंच जाते हैं तो फाइनल पे पहुंचने के बाद आपने क्या करना है, इस तरह के जितने भी एक्शंस हैं वो आप यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद फिर आप 2 दफ़ा जो है वो परसेंटेज का निशान लगाएंगे।
ये शो करेगा कि आपका दूसरा सेक्शन ख़त्म हो गया, और फिर थर्ड सेक्शन में आप अपना जो यूज़र कोड है, जो आपका ओरिजिनल कोड है, उससे आप लिख देंगे। ठीक है, इसके लिए हमारे पास नीचे एक एग्जाम्पल है, यहाँ आप देखें तो यहाँ उन्होंने एक एग्जाम्पल लिखी हुई है। इस एग्जाम्पल में यहाँ से हमारे पास जो है वो कोड स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले उन्होंने परसेंटेज, ये ब्रैकेट ओपन, और फिर इंक्लूड टोक, ये टोक डेफ एस डॉट एच के नाम से एक फाइल जो है इंक्लूड की है, और फिर उससे ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब जो ये जो नोटेशन है, ये जो परसेंटेज का निशान लगा के ब्रैकेट से ओपन किया और फिर परसेंटेज का निशान लगा के ब्रैकेट से बंद किया है, और इसके अंदर फाइल लिखी है, इसका मतलब है कि ये जो फाइल इसके अंदर लिखी है ये C++ का कोड है, C++ का कोड इसमें यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ से हमारा कोड स्टार्ट होगा, सेक्शन 1 स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन 1 में हमने कहा था कि हमने जो है डेफिनेशंस लिखनी है अपनी एफ्लेक्स की, C++ की, जिन भी चीज़ों को हमने डिफ़ाइन करना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए वो कहता है सबसे पहले अगर आपके पास डी आ जाए तो डी को उसने डिफ़ाइन किया है, डी के अंदर आप क्या लिख सकते हैं, 0 से 9 तक कोई भी डिजिट लिख सकते हैं। इसी तरह कहता है अगर आपके पास एल आ जाए तो एल में आप जो है वो लोअर केस ए टू जी कोई भी वर्ड और अपर केस ए टू जी कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, ये आप एल को डिफाइन कर दिया। इसी तरह आईडी अगर आपके पास आ जाए तो आइडेंटिफायर का उसने एक पूरा फॉर्मूला लिख दिया है, एक पूरी एक्सप्रेशन लिख दिया है कि अगर आईडी आ जाए तो आप इसको यूज़ करेंगे, और ये उसने 3 चीज़ें डिफाइन की हैं। फर्स्ट पार्ट उसका कंप्लीट हो गया, फर्स्ट सेक्शन, उसने 2 दफ़ा परसेंटेज का निशान लगाया, मतलब फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब हम आ गए हैं सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में हमने अपने टोकन्स को डिफाइन करना था और एक्शंस को। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो उसने लिखा है वॉइड रिटर्न टॉक वॉइड। ठीक है, ये सबसे पहली स्टेटमेंट उसने दी है। ये कह रहा है कि अगर आपने टोकन्स वो लिए अल्फ़ाबेट्स, ये वाला अगर आपके पास एल आपने यूज़ किया है और इसके अंदर से अल्फ़ाबेट लेके आपको VOID इकट्ठा लिखा हुआ कहीं भी मिल जाता है, तो आप उसको एक टोकन बना दें और टोक वॉइड के नाम से उसे जो है आप रिटर्न कर दें। यानी कि अगर आपको वॉइड इकट्ठा मिल जाता है तो उसका एक टोकन बना दें, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वॉइड है ये C++ में एक वर्ड है जो यूज़ होता है लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, इसी तरह उसने नेक्स्ट स्टेटमेंट दी है, कहता है अगर आपको INT मिल जाए तो फिर उसे भी आप एक टोकन बना दें, क्योंकि इंट भी जो है वो लैंग्वेज के अंदर यूज़ होता है। तो ये उसने जो है टोकन्स को डिफ़ाइन कर दिया हुआ है। इसी तरह ये सेक्शन 2 में उसने सारी चीज़ों को डिफ़ाइन कर दिया। उसके बाद आप 2 दफ़ा परसेंटेज का निशान लगाएंगे तो सेक्शन 2 हमारा कंप्लीट। उसके बाद सेक्शन 3 में आप अपना कोड लिख देंगे। कोड यहाँ पे राइट नहीं किया हुआ, लेकिन उसने ये एक चीज़ बताई हुई है, कहता हमने यहाँ पे एक फ़ाइल इंक्लूड की थी, ये टोक डेफ s.h वाली। तो इस फाइल के अंदर क्या होगा, इस फाइल के अंदर यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं जो इसके अंदर दी होंगी। जैसे यहाँ पे टॉक वॉइड 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास टॉक वॉइड रिटर्न होता है, जैसे हमने यहाँ पे कहा था कि अगर आपके पास वॉइड लिखा हुआ है तो आप क्या है टॉक वॉइड को रिटर्न कर दें। वो कहता है अगर आपके पास टॉक वॉइड लिखा हुआ है तो आप उसकी जगह पे 1 लगा दें। इसी तरह अगर आपके पास टॉक इंट लिखा हुआ है तो उसकी जगह पे 2 पुट कर दें। इस तरह यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं जो हमने फ़ाइल इंक्लूड की थी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपने कर लिया हुआ है तो आप अपनी दूसरी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। और अगर आपको सीरीज़ पसंद आ रही होती है तो कमेंट में ज़रूर बताया करें, क्योंकि ये मोटिवेशन होती है मेरे लिए कि चलें किसी को तो पसंद आ रही है सीरीज़ तो हम इसे कंटिन्यू करते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, तो इसलिए बता दिया करें। चलें आगे देखते हैं। ये हमने देख ली थी कि फ़ाइल के अंदर जो उन्होंने कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं। उसके बाद ये वही डायग्राम है जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दी थी, ये भी मैंने वैसे खुद ही ड्रॉ की हुई है। यहाँ एक उन्होंने C++ का कोड दिया हुआ है, कहते हैं ये हमारे पास एक कोड है, इस कोड को अब हम फ्लेक्स के अंदर डालेंगे और फ्लेक्स हमें जो है वो आउटपुट देगा। लेकिन ये सारा काम जो है ये नेक्स्ट लेक्चर में किया हुआ है, तो हम ये कोड भी फिर नेक्स्ट लेक्चर में ही देख लेंगे। तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।